इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़े समय के लिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। न्यूट्रल पॉइंट क्या था? तो जब कोई दो चार्ज के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है, उसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट के लिए हम लोगों ने न्यूमेरिकल पर्पस से एक फार्मूला ड्राइव किया था और वो दो तरह से हम लोगों ने किए थे, फॉर लाइक चार्ज और फॉर अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब क्या? जब दोनों चार्ज सेम क्वालिटी का हो तब मेरे पास फार्मूला आया था x = d अपॉन √q अपॉन टेस्ट चार्ज, और लाइक चार्ज के लिए यहाँ +1 था, और सेकेंड में न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस फॉर अनलाइक चार्ज x = ध्यान रहे कि ये जो x डिस्टेंस है वो इस वाले चार्ज से होता है, मतलब टेस्ट वाले चार्ज यानी स्मॉलर चार्ज से। तो इसके लिए फार्मूला आपका आया था d अपॉन q/q -1। लाइक था इसलिए प्लस और अनलाइक था तो माइनस। इस चीज़ को रिवाइज करने के बाद हम थोड़ा सा लौटते हैं पीछे। कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ बताता है कि अगर कोई दो चार्ज है, सपोज कीजिए कि यहाँ है Q1 और यहाँ है Q2, ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे से d डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का कितना फोर्स लगाएंगे? तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार F = K Q1 Q2/r², यही आया था मेरा फार्मूला। जहाँ की जो K था ये था कूलम्बिक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आया था K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। हम लोग अभी जस्ट एक ये K और एक कैपिटल K और एक स्मॉल K के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये K है कूलम्बिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू इतना होता है, और एक ये जो स्मॉल K है इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या है। इसको हम लोग कहे थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब क्या? देखिए इसको लिखते हैं इस तरह से, पढ़ते हैं इसको इप्सिलॉन, पढ़ते हैं इप्सिलॉन, ग्रीक का ये लैटिन वर्ड है, और ये बताता है परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी क्या बताया गया था? परमिटिविटी को अगर आप ब्रेक करें तो परमिट यहाँ से मिलेगा, मतलब कोई भी सिस्टम अपने से चार्ज का कितना परमिशन देता है उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। एक्चुअली ये जो परमिटिविटी वर्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें किसी सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए आया है कि कौन सा सिस्टम चार्ज के साथ कैसा बिहेव करता है, इसके लिए ये परमिटिविटी वर्ड आया है। हम लोग तीन तरह के परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एक हो जाएगा एप्सिलॉन नोड, जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ नोड है। नोड यानी 0, मतलब नथिंग, कुछ नहीं, मतलब हुआ हम लोग परमिटिविटी के बारे में पहले क्लियरली जान लेते हैं। पहले हमने बताया कि इसको परमिटिविटी को इस साइन से इंडिकेट करते हैं, इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन से। और परमिटिविटी वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया है इलेक्ट्रिकल जितने भी कोई गैजेट्स हैं या कोई सिस्टम है उसको जस्टिफाई करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए। तीन तरह के हम लोग जानते हैं। इप्सिलॉन नोड, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद करने का सिंपल सा वे है, फ्री स्पेस यानी नथिंग यानी 0। अच्छा, अब है एक और एप्सिलॉन सिर्फ, और ये बताता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आगे इसको हम क्लियर करते हैं कि ये क्या है। और एक होगा E और यहाँ स्मॉल r, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल k। यही आपको हमने पीछे बताया था कि कूलॉम्स लॉ में जो कैपिटल K था ये कूलम्बिक कांस्टेंट था, और यहाँ जो ये K स्मॉल k है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में है। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, r है ना इसलिए यहाँ हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी का एक और नाम हो जाएगा। इसको दो तरह से इंडिकेट करते हैं, ER लिखिए या फिर K लिखिए। पढ़ते हैं हम लोग
इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिलहाल हम लोग को इसी के बारे में जानना है और आज का हम लोग को इन्हीं सारे टॉपिक के इर्द गिर्द मेरा पूरा क्लास चलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब आज के बाद से लगभग रेगुलर आपका वीडियो डाला जाएगा और संभवतः वो फिफ्थ आपका 5 विषय का होगा और वह कुछ सुबह कुछ शाम या जैसा भी समय तय किया जाएगा आपको साइट पर बता दिया जाएगा। पहले इसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। परमिटिविटी वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड इन कुलोम्स लॉ टू सिग्निफाई द मीडियम, यानी मीडियम को हम लोग पता करने के लिए इन परमिटिविटी वर्ड को इंट्रोड्यूस किए हैं कुलोम्स लॉ में। जो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया था, जहाँ K का वैल्यू था 1/4 पाई इपिसिलोन नोड, तो वही इपिसिलोन को हम लोग परमिटिविटी पढ़ते हैं। याद आपको दिला दे रहे हैं कि इपिसिलोन नोड का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 आया था और जो कुलोम्बिक कांस्टेंट के था उसका वैल्यू 9 × 10⁻9 आया था, जिसका इस्तेमाल आप बखूबी से न्यूमेरिकल बनाने में किए थे। अब मेरा ये जब आप उतार लिए होंगे तो आगे ये भी आप हेडिंग दे लीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या इसी का एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी यानी ER। अभी हम आपको 3 तरह के पढ़ाए हैं, इपिसिलोन नोड, इपिसिलोन और इपिसिलोन R। ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये था परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये था रिलेटिव परमिटिविटी या इसी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये दोनों तो हम लोग जानते ही हैं कि ये क्या है। तो फ्री स्पेस में जो कोई चार्ज को रखा जाएगा तो वे एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे वो जिस चीज़ पर डिपेंड करेगा तो वो उसको कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब उन दोनों चार्ज को किसी भी मीडियम में इमर्ज कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 चार्ज को लेकर के हमने उसे एक मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में उसको इमर्ज कर दिया, तब वे दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा वो केरोसिन ऑयल के इस पर डिपेंड करेगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मूल रूप से हमको पढ़ना है ये ER, जिसको हम लोग कहते हैं इपिसिलोन R या K। हेडिंग दे लीजिए आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K या इसी का नाम है, और रिलेटिव परमिटिविटी ER। ये एक्चुअल में है क्या, इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोग K लिखते हैं या इसी का एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ER, R फॉर रिलेटिव और इपिसिलोन फॉर परमिटिविटी। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, यानी है का। तो ये क्या है भाई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम लोग इपिसिलोन से इंडिकेट करते हैं, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी इपिसिलोन नोड। कहने का मतलब ये है कि इसको इंडिकेट कहाँ से करते हैं हम लोग, ER या K से। दैट मीन्स K इज इक्वल टू इपिसिलोन अपॉन इपिसिलोन नोड, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब चूंकि दोनों परमिटिविटी ही है तो जो इसका SI यूनिट होगा, कुछ भी मान लीजिए जो आपको बता चुके हैं हम पहले ही, वो तो दोनों कट जाएगा। तो कट जाने के बाद यह जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बचेगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके और उतार लीजिए पहले। अब उसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जिसका अभी जस्ट हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, K स्मॉल k है यहाँ, इज इक्वल टू इपिसिलोन बटा इपिसिलोन नोड। अब इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन या दूसरे वर्ड में आप कहें तो इसी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में देखते हैं कि क्या होता है। तो थोड़ा सा आप नोट करने के लिए इसको हेडिंग दे लीजिए, फिर पहले हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स के टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखिएगा। पहले हम इधर एक फ्री स्पेस ले लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई 2 चार्ज है जो फ्री स्पेस में है, जहाँ हवा होगा या फिर फ्री स्पेस है, और एक ऐसा ही बिल्कुल सेम सिस्टम यानी 2 चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में, जैसे वाटर हो, केरोसिन ऑयल हो, डीजल हो या पेट्रोल हो या कि कोई और भी सिस्टम हो, उसमें इमर्ज कर दी हैं 2 चार्ज को, और दोनों में R डिस्टेंस ही हम रखे हैं दोनों को। अब देखते हैं कि दोनों के बीच फोर्स क्या क्या होगा। तो कुलोम्स लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू, उतारिएगा मत, अभी पहले समझ लीजिए, फिर बारीकी से हम इसको उतरवा देंगे आपको अच्छा से। तो अगर फोर्स के बारे में हम कहेंगे तो होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, R डिस्टेंस है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसको एक और टर्म में ले जाते हैं हम, और F इज इक्वल टू, K को वैल्यू आप लोग जानते हैं 4 पाई इपिसिलोन
चूंकि फ्री स्पेस है तो यहाँ इपिसिलोन नोड आ जाएगा, क्योंकि इपिसिलोन नोड को ही कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हम बात करते हैं, यहाँ भी वही कूलॉम्स लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ K को ब्रेक करेंगे, यानी जो इसका फॉर्मूला होता है उस टर्म में लिखेंगे हम, या F इज इक्वल टू K को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो 4 पाई, परमिटिविटी यहाँ आता है। अब चूंकि फ्री स्पेस में था तो यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गया था। आप जान रहे हैं कि मीडियम में है तो यहाँ हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ओनली इपिसिलोन नोड, सॉरी ओनली इपिसिलोन, बाकी को उतार लेंगे हम लोग Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच हम रेशियो लेते हैं, इसको थोड़ा दोनों में फर्क पता चले इसलिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं एफ ईयर, और यहाँ लिख दे रहे हैं फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन मीडियम। अब दोनों का रेशियो लेकर के देखते हैं हम, टैकिंग रेशियो, इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। टैकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट मीन्स एफ ईयर अपॉन एफ मीडियम। आप पाइएगा जो वैल्यू है इसको बैठाइए, तो 1/4 पाई इपिसिलोन नोड Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये जो अपॉन का साइन है यानी बटा का हम लोग दे लिए। अब एफ मीडियम का वैल्यू जो है नीचे लिख देते हैं हम लोग, 1/4 पाई इपिसिलोन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो जो कैंसिल होगा उसको आराम से आप देख करके पहले काट लीजिए। इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और अपने कॉपी पर भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म है ये। चलिए, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये और ये ऑल ओवर आपको मिला एफ ईयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 बटा इपिसिलोन नोड बटा 1 बटा इपिसिलोन। इसको पलटिएगा तो आपको मिल जाएगा इपिसिलोन बटा इपिसिलोन नोड। और इस टॉपिक से जस्ट पहले हमने पढ़ाया था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है यानी स्मॉल k का, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है k का, वो होता है इपिसिलोन बटा इपिसिलोन नोड। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ाया था। तो देखिए, तो यहाँ आ गया ना इपिसिलोन बटा इपिसिलोन नोड, और इसी को हम लोग k कह देंगे। अर्थात अगर फाइनली हम कहें तो इसलिए इतना इज इक्वल टू का हो जाएगा k, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर एफ ईयर बटा एफ मीडियम इज इक्वल टू ई बटा इपिसिलोन नोड। जो हमने हेडिंग दिया था उसका काम हम लोगों ने पूरा कर दिया। हेडिंग में था कि इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है इपिसिलोन बटा इपिसिलोन नोड, उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स के टर्म में दिखाइए कि क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के टर्म में आया एफ ईयर बटा एफ मीडियम। दैट मीन्स अगर आप चाहें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और दूसरा इस तरह से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन मीडियम। यानी दो तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में कई बार ये दोनों में से एक पूछा भी है। दैट मीन्स अब थोड़ा सा इस दोनों में डिस्टिंक्शन है। देखिएगा क्या है, इसमें है मीडियम ऊपर यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और नीचे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जबकि फोर्स वाला में फोर्स ऑफ फ्री स्पेस ऊपर है, फ्री स्पेस या एयर, ये कहने का मतलब वही हुआ। और इसमें फोर्स वाला में एयर ऊपर और मीडियम नीचे, जबकि परमिटिविटी वाला में मीडियम ऊपर और एयर नीचे है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, इसको आप पहले आराम से उतार लीजिए ऐसे। सबसे पहले ऊपर के पेज पर ये दोनों को छाप लीजिएगा, इसे डिस्टिंक्शन बना के दोनों को। उसके बाद
इस ये उतारिएगा, फिर ये उतारिएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का रेशियो लेकर के यहाँ तक आइए और फिर लास्ट में इसका डेफिनेशन लिख दीजिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम। आगे हम लिखवा देते हैं, पहले आप इतना उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ तक जब आप उतार लिए होंगे इसको, तो फिर से एक बार इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए। सो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर। कैसा फोर्स भाई? तो टू पार्टिकल मैंने टू चार्ज पार्टिकल के बीच का, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, एंड फोर्स इन मीडियम, दैट मीन्स के इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। ये भी लिख सकते हैं आप, ऐसे तो ये लिख ही लिए हैं। चलिए इसको आप उतार लीजिए नोट में आप। इस तरह से हम लोग एक चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस चार्ट में हम लोग ये पढ़ लेंगे कि फ्री स्पेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए आप सामने फ्री स्पेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1, एयर का 1.003 होता है, दैट इज सिमिलर टू 1, यानी 1 के ही लगभग बराबर है। वाटर का कितना होता है? तो 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 होता है, और किसी भी मेटल का इनफाइनाइट। अब इससे आपको क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा आप देखिए तो, अगर इन्फिनिटी को हम हटा ले, इन्फिनिटी का आने का मतलब होता है कि लगभग नहीं के बराबर ही, या यूं कहिए तो बहुत अधिक। इससे हमको एक निष्कर्ष निकलता है, देखिएगा क्या ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े, एफ एयर बटा एफ मीडियम। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन मीडियम। अब यहाँ से हम एक चीज़ करते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन मीडियम को यहाँ लेकर के आते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ लेकर के आइएगा, के नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा एफ एयर अपॉन के। इसको आप ऐसे थोड़ा सा नोट में कर लीजिएगा, तो कहीं पे साइड में पहले चार्ट जो दिया गया है ये उतार करके इसको याद भी कर लीजिएगा आप। हालांकि अगर आप नेट पर सर्च मारें तो और भी अलग अलग टाइप का मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है ये आपको मिल जाएगा, पर जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि इसका वैल्यू याद करना जरूरी नहीं है। सिंपल थोड़ा सा एक काम है, इसलिए हम इस चार्ट को लिखवाए हैं। फिलहाल आप देखिए के का वैल्यू एफ एयर बटा एफ मीडियम होता है, तो एफ मीडियम को हम यहाँ लेकर के गए, मेरे पास फार्मूला आ गया एफ एयर अपॉन के, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिएगा यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं, बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट है। वो ये है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच का दूरी हमेशा के लिए हम R रख लेते हैं। कोई दो चार्ज पार्टिकल को अगर हम हवा में छोड़ दिए हैं तो इन दोनों के बीच एक दूसरे को सपोज कीजिए कि अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए कि Q1 का वैल्यू +2 कूलम है और Q2 का वैल्यू -3 कूलम है, एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन होगा भाई, क्योंकि अनलाइक चार्ज है। तो सपोज कीजिए थोड़े समय के लिए मान लीजिए ऐसा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये रखे गए हैं हवा में। अब इसको हम ऐसा मीडियम में लाते हैं जिसमें के का वैल्यू ज़्यादा है। तो के का वैल्यू ज़्यादा वाला मीडियम में जब हम इसको इमर्ज करेंगे, डुबाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, जो के का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच हवा में मान लीजिए कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, और हम इसको डुबा दिए, हवा में इन दोनों चार्ज के बीच 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब इसको हम हवा से निकाल करके डुबा दिए मिट्टी तेल में, केरोसिन ऑयल में, और केरोसिन ऑयल का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि 2 होता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, तो 2 × 5 = 10 यानी 5 न्यूटन। कहने का मतलब क्या हुआ, हवा में यही दो चार्ज पार्टिकल थे तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था एक दूसरे पर, और इसी को हम किसी मीडियम में लेके चले गए तो 5 न्यूटन लगने लगा। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 माने थे। कहने का मतलब क्या है कि के का वैल्यू जितना ही ज़्यादा वाले मटेरियल में या मीडियम में हम चार्ज को डुबाएंगे तो दो चार्ज के बीच जितना फोर्स लग रहा होगा वो उतना ही टाइम घटते चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम देखें तो पानी का है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो 80 है। इसीलिए आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ वाटर को यूनिवर्सल सोल्वेंट मान के चला जाता है। यूनिवर्सल सोल्वेंट कहने का मतलब कि अधिकतर चीज़ वाटर में घुल जाते हैं। ऐसा क्यों है, तो क्योंकि देख लीजिए
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वाटर का सबसे अधिक है, 80 है, जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि नमक को हम पानी में घोलते हैं ना, तो Na और Cl है, Na और Cl है, माने एगो +1 है एगो -1 है। अब हम नमक को अपने हथेली पर रखे यानी हवा में रखे हैं, तो सपोज कीजिए कि इन लोग के बीच लग रहा होगा 10 न्यूटन फोर्स। अब हम इसको पानी में डुबा देते हैं, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, यानी 10 न्यूटन पानी में डुबा दिए, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। आप देखिएगा कि मीडियम में डालने के बाद नमक को उसका फोर्स 80 टाइम डिजोल्व हो गया, मैंने टूट गया, उसको तोड़ दिया, जिससे क्या होता है कि वाटर को यूनिवर्सल सोल्वेंट मान के चला जाता है। अगर क्लियरली हम हिंदी में आपको समझाएं तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि वाटर को यूनिवर्सल सोल्वेंट क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर आपका होगा कि चूंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम कितना है भाई, तो 80 है, जिससे होगा क्या कि कोई भी मटेरियल जो आयन से मिलकर के बना हुआ है, यानी चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, वो जब पानी में डाला जाएगा तो फ्री स्पेस की अपेक्षा, चूंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम है, फ्री स्पेस जब उसको हम पानी में डालेंगे, माने हवा से पानी में डालेंगे, तो वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो बल लग रहा होगा वो 80 टाइम टूट जाएगा, घट जाएगा। जब घटेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो पानी के साथ घुल जाएगा। इसलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सोल्वेंट के नाम से जानते हैं। फिलहाल आप सिर्फ इस चार्ट को उतारें, बाकी नहीं, इसको नोट करके थोड़ा सा उतार ले हल्का सा, तो अच्छा रहता। K = F एयर बटा F मीडियम, और F मीडियम को यहाँ ले जाएगा तो K यहाँ आ जाएगा। इसको समझने के लिए साइड में उतारिएगा, मेन इस चार्ट को आप उतार लीजिए। और आगे हम जस्ट अभी क्वेश्चन दे देते हैं कि वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सोल्वेंट, और उसका आंसर भी हम लिखवा देंगे। तो आपका क्वेश्चन अब आपके सामने है, वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सोल्वेंट। इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। पहले आप पॉज करके उतार ही लीजिए, उसके बाद हम इसको समझा देते हैं। चलिए उतार लिए होंगे आप, देखिए क्या है इसका आंसर में, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K या EPsilon r से आप इंडिकेट कर सकते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। आप चार्ट को फिर से एक बार देख लीजिएगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू सबसे अधिक था, जो कितना था, 80 था, विच इज 80, जो 80 है। सो इसलिए फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स रिड्यूसेज 80 टाइम्स इन वाटर। मतलब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं कि इसलिए जब आप वाटर में किसी चार्ज पार्टिकल को इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो वह 80 बार उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को ब्रेक कर देता है। और जब जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक का, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो एयर में फोर्स लगता है, उसके अपेक्षा अगर उसको आप वाटर में डुबो दें तो वह 80 टाइम उसको ब्रेक कर देता है, दोनों के बीच फोर्स को। जब ब्रेक कर देगा दोनों अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है, अच्छी तरह से घुल जाता है। इसी को आपको इंग्लिश में अच्छा तरह से लिखा दिया गया आंसर, फिर से एक बार देख लीजिएगा। सो इसलिए फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स रिड्यूसेज, माने कम हो जाता है, घट जाता है, 80 टाइम्स माने 80 बार इन वाटर, माने जल में, विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इन एयर, यानी एयर के रिस्पेक्ट में वाटर में 80 टाइम ब्रेक हो जाता है फोर्स, जिससे क्या होता है, सो इसलिए चार्ज पार्टिकल्स विल बी डिसोसिएट, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, अर्थात दे डिजोल्व इन वाटर, और वो पानी में घुल जाते हैं। हेंस वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल सोल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सोल्वेंट यानी सार्वत्रिक घुलने, मतलब घुलाने वाला। इसी के साथ हम इतना पर ही अपने वीडियो को आज के समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आगे दिन आप देखिएगा। फिलहाल आप लोग को धन्यवाद।